पूर्व में मैंने आपको बताया, एक अध्यापक के लिए वो पल सबसे ज्यादा गौरवान्वित होते हैं जब उसी की कक्षा के कोई विद्यार्थी सफल होकर पुनः एक सफलतम व्यक्तित्व के रूप में उस क्लास में आए, और उससे कुछ सुनहरा नहीं हो सकता। अध्यापक तो उस बस के ड्राइवर की तरह है कि उसकी स्थिति तो वैसे ही बनी हुई है। अब सवारियां जो है वो चढ़ती रहती है, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती रहती है, और वो वैसे ही बस को ड्राइव करता रहता है। जब भी आप जितने भी वीडियो आप देखेंगे, मैं इसी जगह रहता हूं और आगे भी इसी जगह मिलूंगा। मैं मां सरस्वती से खुद के लिए यही एक आशीर्वाद है वो मांगता हूं। तो क्या चीजें अपने जानेंगे कि एक सफलतम व्यक्ति जो है उसकी यात्रा किस प्रकार से रही, उस यात्रा में क्या पड़ाव रहे, क्योंकि उस यात्रा के नए यात्री अपने हैं। तो कुछ 4 नई बातें जो हमें बड़ी ऊर्जा देगी, वही बातें आज सुभाषी से हम जानेंगे। जब मैं आपको ये बता रहा था कि आज हमारे इस कक्षा में पूर्व जो विद्यार्थी है, आपके सीनियर जो है वो सफलतम व्यक्तित्व जो है वो आने वाले हैं, और मैंने इस बात को भी दोहराया कि एक शिक्षक को तब सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब उसी की क्लास का कोई विद्यार्थी सफल होकर उस कक्षा में आए और खुद उसके स्वागत के लिए अगर चेयर लगाए, तो एक शिक्षक से इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। जैसा अक्सर अपने को देखने को मिलता है, बहुत से ऐसे अभिभावक होते हैं जो कि अध्यापक होते हैं, अन्य सेवाओं में होते हैं, और उनके जो है पुत्र जो है वो सिलेक्ट होकर अगर प्रिंसिपल बन के उनके विद्यालय में आ जाए, तो अब आप मान के चलें उस समय उस माता पिता का कहूँ या पिता कहूँ, उनका सर कितना गर्व से ऊपर ऊंचा उठता है। वही बात आज मेरे लिए। तो सबसे पहले जो है मैं अपने हाथों से सुभाष जी का स्वागत जो है वो करना चाहूंगा माला पहना के, और सुभाष जी से चाहूंगा कि आप मंच पे आए। वैसे मैंने पहले बताया था कि उस बैच के सबसे लंबी हाइट के विद्यार्थी जो है वो सुभाष जी थे। उन्हें आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनको सुनने के लिए आप इतने धैर्य के साथ बैठे हैं, इतने धैर्य के साथ आप बैठते नहीं हैं, वो मुझे पता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और तत्काल जो है सुभाष जी को अपने सुनेंगे। किन बातों पे अपनी चर्चाएं करेंगे वो बातें भी मैं बताऊंगा भी किन बिंदुओं पे अपने बात करनी है। उससे पहले एक संक्षिप्त परिचय में इनका करवा दूं कि सुभाष जी रहने वाले जो हैं चक 4 CYM राउतसर हनुमानगढ़ के अपने नजदीक के रहने वाले हैं, और इनकी शैक्षणिक योग्यता जो है MA BEd नेट हिस्ट्री जो है उत्तीर्ण है। रैंक 332 के साथ में इनका जो है इसी भर्ती में 2022 में चयन रहा है व्याख्याता इतिहास के रूप में, और वर्तमान में पदस्थापन जो है वो बहुत ही शानदार से जिले में जालौर में पदस्थापन है इनका, बद्राजुन सुगालिया जोधा जो है वहां पे, और 19/12/2023 से ये व्याख्याता पद पे कार्यरत है। जोरदार तालियों के द्वारा पुनः आपका स्वागत। अब सुभाष जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा कि आप अपने जो अनुज है, छोटे बहन भाई है, उनको आप मार्गदर्शित करें और अपनी यात्रा के बारे में उनको जो है आप बताएंगे। और आपने बड़े धैर्य के साथ में ये सारी की सारी बातें हैं वो सुननी है, आपके मन की सारी जिज्ञासाएं हैं। मैं इससे मानता हूं कि अगली 20 मिनट में पूरी भी होगी। सुभाष जी कंटिन्यू। पहले तो इससे विद्या के मंदिर में माँ सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर मेरे माता पिता, गुरुजनों और मित्रों सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी दया और उनके जो भी खट्टे मीठे अनुभव थे, उनके सहयोग से मैं इस पद पर पहुँचा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी को, मेरे जो छोटे भाई बहन आप बैठे हैं, आप भी इस पद पर पहुँचे, इसके लिए आपको अग्रिम मेरी तरफ से शुभकामनाएं। एक बात यह है कि सर ने कहा कि आपकी संक्षिप्त यात्रा बतानी है इस व्याख्याता पद पर पहुंचने के लिए आपने क्या किया। तो संक्षिप्त यात्रा में आपको बता देता हूं कि मेरा जो संघर्ष रहा वो काफ़ी लंबा रहा। मैंने 2010 में संस्कृत से BEd की, जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है ना, जगतगुरु रामानुजाचार्य संस्कृत, उससे BEd की, और उसके बाद में मैंने 10 से लेकर के 15 तक जो पढ़ाई है उसकी टच में नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि एक मैं भूमिहीन किसान परिवार से आता हूँ और 2015 तक मैंने खेती की। उसके बाद में मैंने PG की, और जो PG की वो मैंने NMPG कॉलेज से प्राइवेट PG की, और PG में मेरे जो परसेंटेज थे वो 57 पॉइंट समथिंग थे। तो उसके बाद में मैंने ये सोचा कि खेती जो है वो यही काम रहेगा तो सीधी सी बात है कि आगे आने वाले समय में ये सही नहीं है। तो मैंने एक रास्ता चुना कॉलेज में पढ़ाने का। 2016 और 17 में मैंने कॉलेज में पढ़ाना क्या किया, शुरू किया, और 2023 तक मैंने कॉलेज में पढ़ाया। उस दौरान मैंने 2-3 जो संस्थाएं हैं वो ज्वाइन की। पहले राउतसर में पढ़ाया, उसके बाद में मैं सांडवा, एक बीदासर तहसील में पड़ता है, वहाँ उस गांव में चला गया। वहाँ मैंने लगभग 3 साल का समय दिया,
और उस 3 साल के समय में मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैंने इस तरह से तैयार किया कि मेरी ये दिनचर्या, मेरा ये रहता था कि सब्जेक्ट पढ़ करके बच्चों को पढ़ाऊं और बगैर बुक में क्या करूं, पढ़ाऊं। तो मैंने वहां पर मेरा जो सब्जेक्ट है वो अच्छी तरह से तैयार किया। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि 2011 के बाद में जो भी मैंने एग्जाम दिए, उन एग्जाम में मैं नज़दीक जा करके रहता, कभी वो 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी कुछ पॉइंटों से। तो मैंने सोचा क्यों न कि ये 2022 की जो भर्ती है उसमें थोड़ा सा कॉलेज स्कूल छोड़ करके काम किया जाए। तो मैंने 5 महीने में यहाँ 12 मई 2022 को मैं यहाँ आया और 18 अक्टूबर जैसे ही एग्जाम हुआ उसके बाद में मैं घर चला गया। लगभग 5 महीने की यहाँ पर मेरी यात्रा रही सूरतगढ़ में, और वो एक इतनी सुंदर यात्रा थी कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा। तो ये मेरा अनुभव था कि एक तो जब असफल होता तो उसके पीछे कारण ये रहता कि जब एग्जाम होता उस समय किताबें उठाते 2 महीने 3 महीने, उसके बाद में छोड़ दी जाती थी। तो मेरा आपको यही कहना है कि आप एक कंटिन्यूटी रखें और एक रास्ते पर रहें। आप कॉलेज स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा है तो वो सेकंड ग्रेड की करें, और थर्ड ग्रेड की कर रहा है तो वो थर्ड ग्रेड की। लेकिन आप स्कूल व्याख्याता बनना चाह रहे हैं तो आप उसी पद पर रहें। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, लेकिन कंटिन्यूटी और अभ्यास जो है वो जरूरी है, और सब्जेक्ट को रिवाइज करना भी क्या है, जरूरी है। दूसरी बात थी कि तैयारी के दौरान मेरा अनुभव यही कहता है कि आप इतिहास विषय को एक बार पढ़ करके याद नहीं कर सकते और न वो याद होगा। आप उसको जितना रिवाइज करोगे, जितना रिवाइज आपका होगा, जितना अभ्यास आप करोगे, उतना ही कम है। क्योंकि इतिहास में जो प्रश्न क्वेश्चन पेपर बन के आता है उसमें फैक्ट बन करके आते हैं, और फैक्ट वही बंदा व्यक्ति कर सकता है जो लगभग कम से कम 10-15 बार जो विषय को क्या करके जाएगा, पढ़ के जाएगा। तो मेरा अनुभव यही कह रहा है कि आप कंटिन्यूटी, नियमितता रखें। चाहे आप दिन में 3 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर, ठीक है। आपको 15 घंटे देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम काफी दूर होता है, तो आप 15 घंटे न दें। लेकिन एग्जाम टाइम में भी आप यदि 5-7 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन एग्जाम में जब आप 2 महीने पहले किताब उठाएंगे और उसके बाद में आप चाहे 15 से 20 घंटे दे लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो बंदा आज से 12 महीने या 2 साल पहले लगा हुआ है, उसकी बरोबरी आप करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। आप 15 घंटे पढ़ करके भी नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है, और मेरा ये अनुभव भी कहता है। और मेरा असफल पीछे होने के पीछे कारण था इससे पहले कि मैं रिवाइज नहीं कर पाता था, और रिवाइज नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है असफल होंगे। उसके बाद में मेरी नियमित दिनचर्या ये रहती थी कि सांडवा जाने के बाद में 3 साल मैंने जब पढ़ाया, तो उस समय मेरा एक ही था कि जैसे ही शाम को 9 या 10 बजे उस टाइम में सो जाता था और सुबह 4 बजे से पहले उठता था। मेरे को ये झूठ नहीं है। आज भी सुरेश जी यहाँ पर कभी आते होंगे, आपसे मिलते होंगे, उनसे पूछ लेना कि वहाँ वो आज जिस संस्था में मैं पढ़ाता था उस संस्था में वो है वहाँ पर। तो ये मेरा अनुभव था कि मैं 4 बजे उठता, और जब स्कूल कॉलेज 7:30 बजे लगता था तो 2-3 घंटे सब्जेक्ट को पढ़ करके मैं नीचे आता था। तो मेरी दिनचर्या ये रहती थी कि जब जैसे ही 9-10 बजे खाना खाया उसके बाद मैं सोया, और सुबह 4 बजे उठ करके मैंने पढ़ना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और आज भी यही मेरी दिनचर्या चल रही है। उसके बाद में इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, मेरा ये मानना है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो अपने हिसाब से अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक कोई टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक को आप पढ़ने के बाद में, थ्योरी उसकी पढ़ने के बाद में, कोई गाइड से पढ़ें या बुक से पढ़ें, पढ़ने के बाद में उसके जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं उसको आप निकालें ज़्यादा से ज़्यादा। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को आप निकालेंगे तो निश्चित सी बात है कि आपका अभ्यास और आपका जो हौसला है वो बढ़ेगा कि मेरे को ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। आप ये न मान करके चलें कि ये टॉपिक मेरे याद है और इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो मैं कर दूंगा। आप एक बार पढ़ने के बाद में उसको छोड़ देंगे तो निश्चित सी बात है कि वहां से जब क्वेश्चन उठ करके आता है तो वो एक बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है लगभग। आप जितनी बार अभ्यास करेंगे इतिहास विषय का, जितना उसको पढ़ेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, उतना ही आपके लिए फायदा है। वो आपको टाइम देना है कि दिन में आप उसको 3 घंटे देते हैं या 2 घंटे देते हैं, आप जितना पढ़ सकते हैं रिवाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में नए जो विद्यार्थी है उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो क्या करें कि एक बुक्स या एक गाइड लें। पहले तो बुक्स आप पढ़ेंगे, मान लीजिए कि बुक्स जैसे केसी श्रीवास्तव है, उस बुक को पढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा चाहिएगा आपको, लेकिन आप पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़ें। और जैसे मिडवेल में सौरभ चौबे की आती है, आधुनिक भारत में स्पेक्ट्रम की किताब आती है, लेकिन वो क्या है कि काफ़ी लेंथी है और उसको पढ़ने के लिए आपको काफ़ी क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो इसकी बजाय आप एक गाइड लीजिए कोई ना कोई, उस गाइड को क्या करें, आप पढ़ें। और पढ़ें ऐसे कि आपको 50 पेज डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
आप जो नए विद्यार्थी है वो 15 या 20 पेज डेली पढ़ें और उस जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आप क्या कर लें, निकाल लें। तो बार बार जब आप रिवाइज होगा, कुछ ऐसे भी हैं नए विद्यार्थी कि वो कहते हैं कि मैं इस कोचिंग संस्थान में जाऊं, उसका जो कोर्स है वो खरीद लूं, तो इतने महंगे कोर्स और वो खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से घर बैठ करके भी ये काम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप टॉपिक पढ़ें, उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन क्या करें, निकालें और रिवाइज बार बार उसको करें, चाहे वो नए विद्यार्थी है चाहे वो पुराने विद्यार्थी है। जब तक रिवाइज नहीं होगा अच्छी ढंग से तो ये जो मुकाम है वो हासिल नहीं हो पाएगा। आप 1 या 2 बार पढ़ करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास याद नहीं रहने वाला है। और इतिहास आज याद है और एक बार पढ़ने के बाद में उस टॉपिक को आपने 7 दिन के बाद में आप पढ़ते हो तो आपको ये लगता है कि अपने हमारे तो ये क्या नहीं है, याद भी नहीं है। इसके बाद में पुस्तक चयन में आप क्या सावधानी बरतें। मेरा यही कहना है कि पुस्तक चयन में मेरा जो अनुभव विवेक कहता है, पुस्तकें खरीदी लगभग सभी थी मैंने, लेकिन आप प्राचीन भारत की, मध्यकालीन भारत की और आधुनिक भारत की अलग अलग किताबें पढ़ना चाहें तो अच्छा है, पढ़ें। लेकिन जो एक गाइड है उसको आप लें, और प्रचलन बाजार में आज उस गाइड का है। मैं सीधा डायरेक्ट नाम ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आर्य कंपटीशन की गाइड आती है, उस गाइड को आप पढ़ें। और मैंने उसी गाइड को पढ़ा था, किसी को और को नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने न तो प्राचीन भारत में कैसी वास्तव पढ़ी और न मेड्यूल में सोबर चौबे या अन्य जो किताबें वो मैंने नहीं पढ़ी, सिर्फ आर्य कंपटीशन को पढ़ा और उसको बार बार मैंने क्या किया, रिवाइज किया। दूसरा, वर्ल्ड हिस्ट्री की अरविंद भास्कर की एक किताब आती है, उस किताब को मैंने फॉलो किया यहाँ आने के बाद में, और उस किताब को फॉलो किया और उस किताब से ही वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ 5 महीने की जो यात्रा थी उससे पहले मेरे को वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी हार्ड या कठिन लगती थी कि मैं उसको पढ़ता नहीं था। उसके पीछे कारण था कि क्योंकि वो जो टॉपिक है कहीं कभी रूस में लेके जाता है, कभी फ्रांस में लेके जाता है, इस तरह से वो याद भी नहीं हो पाते थे। लेकिन ये टेस्ट सीरीज जो फॉलो किया उसके बाद में वो इतनी सरल लगने लगी, क्योंकि एक कंटिन्यूटी बन जाती है और कंटिन्यूटी बनने के बाद में वो याद होगी। और फैक्ट आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से, ये देख लेना कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आते हैं, उसको आप रिवाइज करें। और फैक्ट में ये नहीं है कि एक बार पढ़ने से वो फैक्ट याद हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बनाने वाला साधारण फैक्ट नहीं बनाता है, वो थोड़ा से अटपटे और थोड़े से ऐसे फैक्ट बनाता है कि जो अच्छी तरह से पढ़ के जाएगा या जिसका रिवाइज किया है वही क्या कर सकता है, उसको क्वेश्चन को कर सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो एक अरविंद भास्कर, आर्य कंपटीशन, उसके अलावा एक मैंने पेपर सेट क्वेश्चन बैंक जो था उसको फॉलो किया, और अरिहंत जो क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन बैंक आता है इतिहास का, उसको फॉलो किया। उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री की एक मैंने जो ऑब्जेक्टिव किताब थी, सर ने बाद में निकाल दी थी, उसको भी मैंने बाद में लास्ट में पढ़ा। लेकिन उससे पहले जो अरविंद भास्कर के नाम से, कलाम नाम से छप के आती है, उसी को मैंने क्या किया, पढ़ा। उसके अलावा मैंने इन 4 के अलावा कोई कुछ नहीं पढ़ा, मैं लेके सब गया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको वैसे ही सुरक्षित पड़ी रही। आर्य कंपटीशन, अरविंद भास्कर और इधर अरिहंत पेपर सेट है, वो आपके लिए स्कूल व्याख्याता बनने के लिए बहुत अच्छी किताबें हैं। उसके अलावा यदि आप पढ़ते हैं तो आपको टाइम बहुत चाहिएगा, और आपको कोई सब्जेक्ट में ये नहीं है कि इतिहास में पीएचडी करेंगे तभी स्कूल व्याख्याता बनेंगे, नहीं। आपको कोई भी जो बिंदु है, टॉपिक है, उस पर पीएचडी नहीं करनी है। हमें क्या करना है, एक स्कूल व्याख्याता बनना है। और स्कूल व्याख्याता बनने के लिए इतिहास में आप इन किताबों को पढ़ लेंगे ना, तो भी आप एक स्कूल व्याख्याता के पद पर अच्छी तरह से पहुंच सकते हैं। लेकिन वो पढ़ना कैसे है, अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके बाद में टेस्ट सीरीज का क्या योगदान है मैं आपको बता देता हूं कि 5 महीने में यहां पर रहा, एक भी दिन टेस्ट मैंने मिस नहीं किया, एक भी दिन टेस्ट मिस नहीं किया। चाहे वो प्रथम टेस्ट प्रश्न पत्र का है, चाहे वो द्वितीय प्रश्न पत्र का है, एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। सारे जो टेस्ट है वो आज भी मेरे पास सुरक्षित पड़े। कई बार क्या होता है, यहाँ आते हैं 1-2 टेस्ट देते हैं, उसके बाद में हम क्या कर देते हैं, 1-2 दिन बीच में गैप दे देते हैं। नहीं, मैंने क्यों नहीं गैप दिया, इसके पीछे कारण भी ये था कि डेली यहाँ पर 50% का टेस्ट लिया जाता है। और दूसरी बात, यहाँ की एक खास बात थी कि जो टाइम आपको दे दिया गया है इस संस्थान में कि आज 5 बजे क्लास होगी या 5 बजे टेस्ट होगा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन यहाँ पर जो टेस्ट है वो होना है उस टाइम पर। ये एक जो नियमितता मैंने देखी इस संस्थान की, वो सबसे बड़ी नियमितता थी। और उसके पीछे मेरा ये था कि मैं जो ये शेड्यूल देते थे सर, मैंने बाहर से निकलवाया था। पहले दिन मैंने पढ़ा तो मैंने पढ़ा कि इतना पढ़ करके थोड़ी जाया जा सकता है, लेकिन सब्जेक्ट मेरा पहले से तैयार था। मैं पूरा शेड्यूल जो सब्जेक्ट का है ना, वो मैं पढ़ करके आता था। पूरा जितने पेज होते थे ना, उन पूरे पेज को जो बुक्स दिया है उस नंबर से लेकर के अंत तक पढ़ के आता था। और सब्जेक्ट अच्छा ही था। एक बार सर बाहर मिले मेरे को, और मेरा ही कोई साथी मिला,
तो उसने पूछा तैयारी कैसी चल रही है, तो सर ने ये बात कही कि अच्छी रैंक से सिलेक्शन होगा। तो मैंने एक ही बात कही थी, रैंक नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। मैंने सर को एक ही बात कही, रैंक नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि दोनों पेपर का अहम रोल होता है। स्कूल व्याख्याता बनने के लिए सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों का क्या है, अहम रोल है। अहम रोल दोनों का है। तो सीधी सी बात है कि भी इतिहास जो तैयारी करता है, यदि वो साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वो बंदा साइंस के और मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो क्या है, कर सकता है। लेकिन जो आर्ट्स से हैं उनके लिए एक समस्या आती है कि वो साइंस के, मैथ के और इंग्लिश जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ पर जो पहला टेस्ट देने आता था तो मेरा ये मन में यही विचार आता था कि पहले पेपर में ऐसा क्या करें कि जो एक अच्छे स्कोर करेंगे, जो कि एक पढ़ करके, जैसे कि साइंस पढ़ करके, मैथ पढ़ करके जो स्कोर करता है, ऐसा ही स्कोर मैं कर जाऊं। तो मैंने फिर ये सोचा कि मेरे खुद को अनुभव ये है कि मेरे को न तो मैथ आती है और न इंग्लिश आती है, सीधा स्पष्ट कहता हूं मैं। और मैथ, इंग्लिश और साइंस के 25 के 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ 5 महीने में अनुभव किया कि मैंने कभी भी यहाँ ना तो टेस्ट में किए, करने की कोशिश करता वो गलत होते, और नए मोइन जो पेपर देने गया था उस टाइम किया। तो मैंने ये सोचा कि अब क्या करना है। मैंने सोचा कि लगभग जो 50 या 55% बचे हैं उस पर तेरे को क्या लगानी है, दौड़ लगानी है। और मैंने वही किया, उसी पर मैंने क्या किया, फोकस किया, उनको छोड़ करके। लेकिन उसका एक खामियाजा मेरे को यह भुगतना पड़ा कि यदि मैं साइंस, मैथ और इंग्लिश करता तो मेरी 332 रैंक नहीं आती, क्योंकि 5-10% उसमें भी कर सकता था मैं, तो थोड़ी सी रैंक ऊंची रहती, थोड़ा दूर नहीं जाना पड़ता। लेकिन राजस्थान में आपको कहीं जॉब मिले, कोई दूर, ऐसी कोई दूर नहीं है, क्योंकि इस बेरोजगारी से निकलने के लिए कहीं आप कहीं जाएं कोई दिक्कत नहीं आता। तो पहला पेपर उसका भी अहम रोल है और सेकंड पेपर है उसका भी अहम रोल है। लेकिन जो मैथ और साइंस, जैसे आपके पास टाइम खूब है तो आप उनको करने का क्या करें, प्रयास करें। तो आप, सीधी सी बात है कि एक अच्छी आपकी रैंक आएगी, तो एक अच्छी जगह आपको क्या है, पोस्टिंग मिल जाएगी, पदस्थापन आपका हो जाएगा, तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई ऐसे हैं कि जिनको इंग्लिश, मैथ और साइंस देखते क्या आती है, नींद आती है। तो उनको सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूं, जो 55% पीछे बचते हैं उन पे आप जितना हो सके उतनी दौड़ लगाएं। और साथ में उधर जो सेकंड पेपर है, जो सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चन आने हैं, उनको आप बार बार रिवाइज कीजिए। मैं तो मेरे सब्जेक्ट के बल पे ही, सीधी सी बात है, यहाँ पे आया था और उसी को फॉलो करके मैंने मेरा क्या किया है, आज इस स्थान पर मैं पहुंचा हूं। और सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो नए विद्यार्थी है उनको कम से कम 12 महीने या 1.5 साल देना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि मैं 5 महीने में सब्जेक्ट तैयार करके क्या कर जाऊंगा, स्कूल व्याख्याता बन जाऊंगा। नहीं बन सकता। हो सकता है कोई गॉड गिफ्टेड हो, वो बन सकता है, आप भी बन सकते हैं, सीधी सी बात है। मैंने आपको सभी को अग्रिम शुभकामनाएं दे दी है कि आप इस पद पर पहुंचे, स्वाध्याय का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम भी क्या करें, रोशन करें। ठीक है। तो उसके बाद में स्वाध्याय के साथ मेरे अनुभव मैंने आपको एक बताया है कि सुमेर जी सर जो है वो समय के एकदम पाबंद है। दूसरी बात मैंने यह कहा कि जो जिस चीज का टेस्ट जिस बिंदु का होना है वो टेस्ट होगा, चाहे वो सब्जेक्ट का है, चाहे वो प्रथम प्रश्न पत्र का है। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि ये जो है वो इनका एक अहम रोल है इस पद पर पहुंचाने में। क्योंकि यदि 5 महीने मैंने ये देखा कि एकाग्रता मेरी यहाँ पर आकर के बनी। पहले मैंने आपको ये बता दिया है कि मैं क्या करता, 2 महीने किताब उठाता, उसके बाद में क्या कर देता, छोड़ देता। तो 5 महीने मैंने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। उसके बाद में मेरा ये एक रूटीन बन गया कि तेरे को पूरा जो एक वो शेड्यूल दिया जाता है उसको फॉलो करके जाना है। आता भी था। और सब्जेक्ट में तो सर को पता है कि पूरा का पूरा पढ़ करके आता था। और पहला टेस्ट मैंने दिया ना, यहाँ पर बड़ा टेस्ट आकर के तीसरे दिन दिया था, उसमें मेरी सेकंड रैंक आई थी शायद, क्योंकि मैंने नए तो शेड्यूल को पढ़ा नया को, और लेकिन मेरी पहले सब्जेक्ट की तैयारी थी। सीधी सी बात ये है। तो आप रिवाइज करें इतिहास विषय को अधिक से अधिक, और रिवाइज करने के साथ साथ में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी क्या है, निकालें। अंत समय में आप घबराएं नहीं। आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपके पास लगभग 12 महीने 6 महीने का जो समय आपने दिया है वो बहुत अधिक है आपके लिए। आप यदि अंत में घबरा गए कि कैसा पेपर आएगा, पेपर एकदम सरल आता है। हार्ड क्वेश्चन वहां पर नहीं आते, हार्ड आते हैं तो वो किसी को नहीं आते। यदि 12 महीने जो आदमी तैयारी करके जाएगा, जो परीक्षार्थी तैयारी करके जाएगा, हार्ड पेपर प्रश्न पत्र में आएंगे, उसको किसी को नहीं आएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जो सरल प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न आपके गलत न हो। और मेरा अनुभव ये कहता है कि 10 वर्ष का कि सरल 1-2 प्रश्न गलत होते हैं, लेकिन वो प्रश्न गलत होने के बाद में आप ऐसे न घबराएं
कि ये प्रश्न गलत हो गया आता हुआ, उसको छोड़ दें, उसको भूल जाएं उसी समय तत्काल, और आगे बढ़ें। आगे बढ़ करके आप ये देखें, एक तो सरल प्रश्न आपके गलत होते हैं, उसके बाद में आपके ऊपर एक क्या है, एक दबाव सा आता है कि यार ये प्रश्न गलत हो गया। कोई दिक्कत नहीं, एक दो प्रश्न सबके गलत होते हैं। दूसरा बात ये कहता हूं कि आप OMR को भरते समय थोड़ा ध्यान रखें कि एक तो सरल प्रश्न आप गलत नहीं करें। OMR को भरते समय जिस, मान लीजिए कि 24 नंबर क्वेश्चन पेपर का आप गोला भर रहे हैं, तो आपका ध्यान उस 24 नंबर क्वेश्चन पे ही होना चाहिए। यदि आपने उस 24 नंबर क्वेश्चन का, जैसे ए क्वेश्चन का उत्तर था और वह ब भर दिया, तो यहां पर दोहरी मार हो जाती है। आदमी एक मार तो सह लेता है, लेकिन दोहरी मार को नहीं सह पाएगा। तो थोड़ा सा पेपर करते समय दिमाग को क्या करें, फ्री रखें, कि आप ऐसा सोच करके जाएं कि जो होगा वो अच्छा होगा, और सिलेक्शन भी क्या होगा, मेरा होगा। बस यही सोचना है आप, कि मैंने जो पढ़ा वो बहुत अच्छा पढ़ा और सिलेक्शन मेरा होगा, पेपर चाहे कैसा ही आ जाए। आपको पता चल जाएगा कि पेपर सरल है या कठिन है, क्योंकि आप 12 महीने तैयारी करोगे तो सीधी सी बात आपको पता है कि पेपर सरल है या कठिन है, क्वेश्चन पेपर कहाँ से कैसे बन के आया है। तो आपको यही देखना है कि पेपर हार्ड है तो आप ज्यादा क्या है, ऐसी बात यानी कि नेगेटिव जाने का प्रयास नहीं करें, ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास नहीं करें। और पेपर सरल दिखाई दे रहा है आपको, तो आप थोड़ा सा क्या है, रिस्क लें। आप सरल पेपर है, यदि आप उसमें रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आपको हो सकता है कि नुकसान हो। क्योंकि मैंने यही किया था सब्जेक्ट को मैंने देखा कि सरल पेपर है, और थोड़ा सा मेरे को इसलिए सरल लगा क्योंकि मेरे को जो इंडियन हिस्ट्री उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो साइको आई थी वो थोड़ी सी हिस्ट्री के पेपर में क्या थी, टफ थी। तो साइको पे डिपेंड नहीं रहना। जो राजस्थान का आता है वो थोड़ा सा डीप आता है, तो उस पर भी डिपेंड। लेकिन इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आएंगे वो ऊपरी क्वेश्चन आएंगे। लास्ट में अंत समय में आप ये देखना कि कोई भी, जैसे आपके मान लीजिए कि सहयोगी है, वो काफी कठिन प्रश्न पूछने का आपसे प्रयास करता है, तो आप उससे बचना है। ठीक है, आप उससे यदि बच गए, क्योंकि आपको कई बार वो क्वेश्चन पूछता है आपको नहीं आ रहा है, तो आपके माइंड पर क्या आएगा, दबाव आएगा कि यार ये क्वेश्चन पूछा, ये कहाँ पे। कई बार किताबों में त्रुटि दी होती है, उसको आप सोल्व करने में आधा दिन लगा देते हैं, उसको नहीं लगाना है, उसको त्रुटि को भूल करके आपको आगे चलना है। मैं स्पष्ट ये बात कहता हूं कि पेपर सरल आता है, आप 12 महीने तैयारी करोगे तो पेपर को आराम से कर सकते, और आप सभी स्कूल व्याख्याता के पद पर पदस्थापित हो सकते, और एक दिन होंगे आप, ये देख लेना। लेकिन रिवाइज जब तक आपका नहीं होगा अच्छी तरह से, सारी बातों को भूलना कि बस हमें क्या करना है, वो 3 घंटे पेपर मेरे साथ होने चाहिए, उस समय आप माइंड में कुछ नहीं रखना, पेपर को रखना। आपने खूब पढ़ा, याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर आप ऑप्शन देखोगे तब आपके आराम से याद आएगा। और फ्री माइंड होकर के पेपर करना है, घबराना नहीं, हू हल्ला कुछ भी नहीं करना है, नहीं किसी से पूछना है आपको। आप किसी से, जैसे मान लीजिए मैं पास में बैठा हूं और मेरे से पूछ रहे हैं, हो सकता है कि मैं वो प्रश्न गलत कर रहा हूं, हो सकता है आप वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो एक प्रश्न भी आपके लिए आपका जो लाइफ है वो बना सकता है, और एक प्रश्न भी आपके लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़े, रिवाइज करें, और फर्स्ट पेपर भी आपके पास खूब टाइम है। हिंदी, इंग्लिश और मैथ को भी साथ में क्या करें, देखें। हिस्ट्री सब्जेक्ट के हैं तो 15 क्वेश्चन आने हैं, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा यानी कि गिफ्टेड ही है कि हिस्ट्री के 15 प्रश्न आते हैं, अन्य सब्जेक्ट वाले वो नहीं कर पाते, इतिहास वाले करते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से पढ़ें, लेकिन अंत समय में आप रिवाइज करें, शॉर्टली रिवाइज करें, कोई बड़ी किताबें पढ़ना लेकर के न बैठें, और मैटर को सीमित रखें। 4 जो बताया है वो बहुत काफी है आपके लिए। कोई ये कहता है कि शेड्यूल कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ करके आए, उसमें आप अच्छा कीजिए। जो टॉपिक रह गए वो दोबारा जब रिवाइज होगा उसमें आ जाएंगे, तीसरी बार रिवाइज होगा उसमें आ जाएंगे। लगभग 5-10 बार रिवाइज करवाते हैं सर का, यही एक ये अच्छी बात है कि वे रिवाइज करवाने पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। इनका जो शेड्यूल है वो 5-7 बार क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है, वो एक बहुत अच्छी बात है। अंत में मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि एक तो जो मोबाइल फोन है उससे आपको दूर रहें। आज भी मेरा ये, मैं मान लीजिए कि स्कूल व्याख्याता बन गया हूं, मेरा अनुभव क्या कहता है कि मैं आज भी जब स्कूल से आता हूं तो मोबाइल बहुत कम चलाता हूं। उस टाइम भी बहुत कम चलाता था। 9 बजे के बाद में मेरा फोन ऑफ है, और उसके बाद में सुबह 4 बजे एक बार खुलता था, उसके बाद में मैं ऑफ ही रखता था। किसी से बातें करना या मोबाइल में कुछ यूट्यूब देखना वगैरह वगैरह मैंने कुछ नहीं देखा। और मैंने आज तक स्कूल व्याख्याता की कहीं भी कोचिंग नहीं ली है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किताबें पढ़ करके ये इस मुकाम तक पहुंचा हूं, और जो मेरे गुरुजन हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, और इस स्वाध्याय टेस्ट सीरीज है उसका मैं अहम रोल मानता हूं। कि यहाँ पर नहीं आता तो सीधी सी बात है, मैं 2 महीने किताब उठाता और उसके बाद में वही जो पहले चला आ रहा था वही होता।
तो 5 महीने का जो मेरा अनुभव था वो मैंने साझा किया। एक तो मोबाइल फोन से बचना है, एक जो मित्र या दोस्त जो रखते हो आप वो बहुत सीमित रखने। हाय हल्लो की बात ये है कि मान लीजिए ये 10 बैठे हैं तो उनमें 10 के साथ आप मित्रता नहीं करें, मित्र सीमित बनाएं। या आपको सफल होना है तो आप अकेले रहें। एक तो मोबाइल फोन से दूरी बनाएं, दूसरा आप मित्र कम रखें, तीसरा आप 6-7 घंटे नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए और उसके बाद में जितना टाइम दे सकें उतना किताब को दीजिए। क्योंकि घर वाले ये देख रहे हैं कि हमारा बच्चा सूरतगढ़ स्वाध्याय संस्थान में रह रहा है और स्कूल व्याख्याता बन करके आएगा, तो उसके लिए आप उनके जो कंधे हैं वो ऊंचे रखने के लिए आप पढ़ाई को अपनी नियमितता बनाएं और अच्छी दिनचर्या बना लें। आप चाहे 7 घंटे पढ़ते हैं लेकिन एकाग्र होकर के पढ़ें, आप 8 घंटे सो लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोन पर जब आप लग गए तो टाइम का पता नहीं चलेगा। आज मैं स्कूल व्याख्याता पद पर पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि फोन का बहुत कम यूज करता हूं आज भी। क्यों करता हूं कि पता है कि इसमें लगने के बाद में टाइम का पता नहीं चलता। और ये एक ऐसा है कि इसको यदि आप अपने काम के लिए यूज करें तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये क्या है कि बस आपने कोई रील देखने लगे, कोई फिल्म मूवी देखने लगे, आप चलो कोई दिक्कत नहीं देख रहे हैं लेकिन सीमित टाइम इसको दीजिए, ठीक है। और अंत में मैं ये 2 बातें कहना चाहता हूं कि पेपर आप करते समय ये ध्यान रखें, एक तो सरल प्रश्न आपका गलत न हो। प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि बदायूनी के अनुसार अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? तो थोड़ा सा प्रश्न पढ़ने में 1579 आता है साहित्य तक उसका, तो थोड़ा सा प्रश्न पढ़ने में और थोड़ा सा यही है कि थोड़ा रिवाइज उसको बार बार करना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। यदि आपको वो नहीं आ रहा है, आप 4 ऑप्शन पढ़ लिए तो प्रश्न पढ़ लिया कि आपको नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दें, क्योंकि आप उसकी टांग पूंछ तक नहीं पहुंचे हैं तो उसको करने का कोई औचित्य नहीं है, वो गलत होगा। तुक्के हैं वो नहीं चलेंगे, और तुक्के यदि मारने लग गए तो वो आप नेगेटिव में जाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि एक तो वहां पर 20-22% छोड़े मैंने, और इधर सब्जेक्ट में अच्छा किया, और उसके पीछे वो 50% थे, उस पर मैंने जी जान लगाई थी। सीधी सी बात ये है। और आपके पास टाइम है 12 महीने का, तो आप जो दोनों पेपर है उनको साथ में लेकर के चलिए। और अब की बार जब रिजल्ट आए स्कूल व्याख्याता का, तो मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी स्कूल व्याख्याता स्वाध्याय से जुड़े हैं वो उसमें से 1-2 भी न बचे, सबका क्या हो, सिलेक्शन हो, सब इस पदस्थान पर पहुंचे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको विराम देता हूं। सभी का धन्यवाद, आपने मेरे को सुना और मेरे जो अनुभव मैंने आपको साझा कर दिया। सुभाष जी की कई हुई बातों को एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं। अगर जब भी आपको ये लगे ना कि मोटिवेट होना है, मैं ये मानता हूँ कुछ एक ऐसे वीडियो होते हैं ना अपने ऑफलाइन सेव करके रखते हैं, तो ये वीडियो सेव करके रख लेना ऑफलाइन। आपकी हर जिज्ञासा का समाधान इसमें, मोबाइल की ओर हाथ जाए तो वो वीडियो याद आ जाए, अरे नहीं सुभाष जी ने क्या कहा था, मोबाइल नहीं चलाना, रील नहीं देखनी, तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। मैं अक्सर यहाँ आने वाले विद्यार्थी को ये बोलता हूँ कि कतई मुश्किल नहीं है। अगर किसी को सरकारी सेवा में जाना है, एक ही मंत्र है। कोई ये सोचता है कि सर मुझे सरकारी सेवा बनना है, मैं क्या करूं, तो मैं कहता हूं कि पीछे की ओर लौटो, पीछे पलटो, मतलब कक्षा 10 में चले जाओ। कक्षा 10 में खुद को पकड़ के ले जाओ, और जैसे कक्षा 10 में पढ़ाई की थी, एक आध ने दीवार फांद के भाग गया, वो मत उदाहरण लेना उसका, पर रियल में कक्षा 10 में सोचा था क्या कि स्कूल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, सर्दी है, गर्मी है, पानी गर्म है, ड्रेस धुली हुई नहीं है, ड्रेस मैली है, बाल मेरे बड़े हुए हैं, आज होमवर्क पूरा नहीं है, जाना ही है। एक मुक्का घर पे तैयार था, एक मुक्का वहां, तो मुक्कों की काउंटिंग ही नहीं थी। तो सभी के मेरा ये मानना है 50, 55, 60, 65, 75, 80 मार्क्स आए हुए ना। उस समय संज्ञानात्मक डेवलपमेंट भी हमारा इतना ज्यादा नहीं था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो या नहीं हो ऐसे पर्सन भी हमारे दिमाग में थे नहीं। ये सारे के सारे विषय जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे थे उसमें, सारे विषय अगर हम ये माने तो सारे विषय उस समय थे, तब हम कैसे पास हो गए। तो वही आपको ये करना है, मात्र आपको 65% अंक लेके आने। आप ये सोच लो कि किसको मैंने पीछे नहीं छोड़ना, आप 65% अंक ले आए। आप स्कूल व्याख्याता हैं, पर काम कक्षा 10 के विद्यार्थी की तरह करें। 1 साल काम कर लें, 1 साल नियमित, कि 6 घंटे में स्कूल में रहा, अध्यापक ने जो करवाया वो बड़ी ईमानदारी से कार्य किया। घर जाने के बाद में वापस रात को देरी तक मैं पढ़ा, बार बार रिवाइज करता रहा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
कोई रोकने वाला नहीं, किसी दूसरे से आपका कोई कंपटीशन नहीं है। और किताबों को लेके सुभाष जी ने जो बात बताई, आपकी जो लाइब्रेरी है, जिस कक्ष में आप पढ़ रहे हैं, जो कंपार्ट आपका है, वहां पे बहुत सारी किताबें हो, ये कोई बुरी बात नहीं है। पर उनमें से एक योद्धा के आयुधाध्यक्ष में उसमें देखें एक कक्ष में कि कितने के आयुध उसके पास में है, तो हो सारे, वो कोई बुरी बात नहीं है। पर किनका हमें प्रयोग करना और कब करना, इस बात का विशेषता आप ध्यान रखें। नियमित टेस्ट देने से, तुलनात्मक पढ़ें। जैसा सुभाष जी ने कहा कि इन्होंने लगभग 20% जो है वो छोड़ दिए थे, पर एक बात लास्ट में जो कही वो आपने सुनी नहीं। ये इन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं करना चाहता तो मैं कर लेता, मुश्किल नहीं था, अगर कर लेता, कोशिश करता तो 5 से 7% और सही कर लेता, और उसके बाद में पोस्टिंग जो है वो जालोर नहीं मिल के थोड़ी नजदीक मिल जाती, यहाँ अपने बीकानेर बॉर्डर पे या फलोदी बॉर्डर पे मिल जाती। इसका फायदा भी मिलता है, काउंसलिंग में मिलता है, आगे जो प्रमोशन रहेंगे सेवा काल तक, वो सारे प्रमोशन में फायदा मिलेगा आपको। तो ये छोटी छोटी बातें, इस वीडियो को सहज करके रखें, इसे सुने और व्यक्तियों को भी बोलें। और 24 तारीख को क्या है, 23 को क्या है, 23 को क्या है, घुमाओ एक बार इनके प्रति ये फोन, पता भी चल जाएगी स्वाध्याय ने नया फोन ले लिए, है ना। तो 23 तारीख को क्या है, पार्टी की बड़ी रहता है, पार्टी मसा जुगाड़ बिठा के EMI पर फोन लिए पार्टी। 23 तारीख को मेजर पेपर है, पहले बैच हम 17 को स्टार्ट कर रहे थे, आगे ले जाने का कारण जो ये है कि 18 को नेट का एग्जाम है, और एक नेट के एग्जाम के कारण की वजह से कल नहीं परसों से मैं ये चाह रहा हूं कि नेट प्रथम प्रश्न पत्र में गणित और रीजनिंग के अगर कोई टॉपिक है तो आप मुझे लिख के दे दें। मैं अगले 5-6 दिन आपके एग्जाम से पहले वो लंबी लंबी क्लासें लगवा के, क्योंकि नेट में अपने वहीं पिछड़ते हैं, प्रथम पेपर को लेके हम खराब हो जाते हैं, तो आप मुझे वो टॉपिक लिख के दे दो, और आप कहेंगे तो मैं 2-2, 3-3 घंटे की क्लास जो है रीजनिंग की और गणित की पहली इकाई जो है वो आपकी पूरी करवा दी जाए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और 23 को अपने मेजर पेपर देंगे, 24 को उतर जाएंगे, और बहुत सारे बच्चों को जोड़ना है इससे। अब सुभाष जी को मिठाई खिलाते हैं, सुभाष जी मेरे लिए लेके आए, तो नहीं मैं क्या है कि मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाने का कारण ये है कि जब सारे बच्चे नहीं खा रहे तो फिर मैं नहीं खाऊंगा, मैं आपको खिलाऊंगा, फिर ये बुरा बड़ा मानते हैं। सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए इस बात की है कि एक शिक्षक जब अपने हाथों से विद्यार्थी को मिठाई खिलाए, थोड़ा सा और कम, मैं मीठा कम खाता हूँ, फोटो बाद में करेंगे, ये मुझे से ये सब आपको वितरित किया जाएगा, और मिलाएंगे इसके अंदर जो है ना, नहीं बैठे रहोगे तो मिलाएंगे।